हम 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा इंपोर्ट है। और कोई इतना बड़ा मुल्क एक जरूरी खाने की चीज के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहे, ये किसी तरह से भी हमारे लिए ठीक नहीं है। ये कौन सी नई वैरायटी आ रही है, उनमें तेल ज्यादा है कि कम है। जरूरत इस बात की है कि अगस्त और सितंबर में 2 बार सही समय पे बारिश हो, मील से हटके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं और नए नए ऐसी रेसिपी बनाएं और ऐसी चीजें बनाएं जो कि सोयाबीन का तेल इस्तेमाल खाने में हो सके। कि जो एमएसपी है वो किसान को कम से कम मिलनी चाहिए और उस एमएसपी को देखते हुए ड्यूटी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करना चाहिए। इस साल सोयाबीन क्रॉप ने सभी को सरप्राइज किया है। पहली मॉनसून लेट और फिर जबरदस्त रिकवरी। पूरी ट्रेड और ट्रेड इंडस्ट्री यही सवाल पूछ रही है कि प्रोडक्शन कैसा होगा, प्रोडक्शन कितना होगा। तो इसका एस्टिमेट हम देने वाले हैं 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव में। तो मिलेंगे जल्दी ही 16 एंड 17 को इंदौर में। और आज हम बात करेंगे सोयाबीन इंडस्ट्री के सबसे करंट मुद्दे पर, क्रॉप मार्केट पॉलिसी और इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव। हमारे साथ है डीएन पाठक जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सोपा। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सर, सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो पूरी ट्रेड इंडस्ट्री के मन में चल रहा है। सोयाबीन क्रॉप कैसा होगा, कितना होगा, और शुरुआत में मॉनसून थोड़ा लेट था, तो अभी इसका क्या सिनेरियो है? देखिए, सोयाबीन का क्रॉप इस साल कैसा होगा, ये सवाल लोगों के मन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका धंधा ही सोयाबीन पे है। आपकी बात सच है कि मानसून इस बार लेट हुआ। जून में बारिश नहीं आ पाई, जून के अंत में थोड़ी बारिश शुरू हुई, लेकिन जुलाई में बारिश ने जोर पकड़ा और जितनी बारिश सोयाबीन की बुआई के लिए चाहिए थी उतनी बारिश हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोयाबीन की क्रॉप इस बार थोड़ी लेट होगी, लेकिन बुआई के नंबरों में कोई कमी नहीं आई है। पिछले साल के मुकाबले एरिया कवरेज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि किसानों को अच्छा दाम मिला है और मक्के में दाम कम मिला है, तो कुछ किसानों ने मक्के से सोयाबीन में शिफ्ट किया है। जुलाई के पूरे महीने में जब बारिश चाहिए थी तब हुई। फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई, वेजिटेटिव स्टेट बहुत शानदार है, क्रॉप की ग्रोथ सभी जगह जहाँ जहाँ सोयाबीन है अच्छी दिख रही है, कोई इक्का दुक्का जगह छोड़ के। तो अभी सब कुछ नॉर्मल से अच्छा है। ज़रूरत इस बात की है कि अगस्त और सितंबर में 2 बार सही समय पे बारिश हो, क्योंकि एक पॉट फिलिंग और पॉट मैच्योरिटी के वक्त अच्छी मॉइस्चर चाहिए होती है, इसकी ज़रूरत है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे मानसून अभी चल रहा है उसको देखते हुए सही समय पे बारिश अगस्त सितंबर में होगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। लेकिन हमको मानसून कैसे बिहेव करता है उसका इंतजार फिर भी करना पड़ेगा। नंबर की जहाँ तक आपने बात की, तो नंबर तो मैं अभी नहीं दूंगा। नंबर हमारे पास 17 अक्टूबर को 5 बजे ही दे पाऊंगा मैं। तब तक हमारे पास पूरी खबर आ जाएगी पूरे हिंदुस्तान से, हमारा वृहद क्रॉप सर्वे भी हो जाएगा। और सोया कॉन्क्लेव में एक बड़ा लोगों के मन में रहता है कि क्रॉप है कितनी, तो एक पिटारे में नंबर बंद है, वो 17 को ही खुलेगा, 17 अक्टूबर को। इस क्रॉप और प्राइस सिनेरियो में ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स इस मार्जिन को कैसे बेटर कर सकते हैं? देखिए, ट्रेडर, प्रोसेसर और इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनको अपने मार्जिन सिक्योर करने के लिए 2-3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बाइंग किस रेट पे है सोयाबीन की, आपका मील किस कीमत पे बिक रहा है, और आपके तेल की प्राइस क्या है। अब तेल की प्राइस पे अपना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो ये सब चीज अच्छा एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा वो एक बड़ा सवाल है। करंट प्राइस को देखते हुए किसान को भी अच्छी कीमत मिली है, तो उसको भी एक अच्छी कीमत की थोड़ी आदत है कि मेरे को सही प्राइस मिलेगी, तो एक्सपोर्ट लगता है बहुत शायद कम हो पाएगा। जो इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, उन्होंने DDGS का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो जो डिमांड हम सोच रहे थे कि सोयाबीन मील की बढ़ती रहेगी वो 6 से 8% बढ़ रही है, लेकिन उसमें DDGS का एक फैक्टर है जिसको क्रशर्स को और प्रोसेसर को देखना पड़ेगा। ये सब मिला के देखना पड़ेगा। साथ में रिस्क हेजिंग भी करनी पड़ेगी कि आप अपनी बाइंग कब कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट बुक, आपकी ऑर्डर बुक कैसी है, इस सब को देखते हुए क्रशर्स को, ट्रेडर्स को काम करना पड़ेगा। और रिस्क हेजिंग बहुत ज़रूरी है। सही समय पे खरीदी करना ज़रूरी है, और सही समय पे फॉरवर्ड या जो भी जैसे भी आप बेच रहे हैं वो ज़रूरी है। तो वो सब देख के एक सामंजस्य बना के काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने मार्जिन सुरक्षित कर पाएंगे। हड़बड़ी में काम करना या स्पेकुलेशन पे काम, ओवर स्पेकुलेशन से काम नहीं चलेगा, उससे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएंगे कि एडिबल ऑयल इंपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी का करंट स्ट्रक्चर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हम करीब 60% तेल बाहर से मंगाते हैं
और बाहर के तेल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। हम क्योंकि बड़े इंपोर्टर हैं, तो किस ड्यूटी पे किस भाव पे तेल इंपोर्ट होता है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर बहुत कम ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा तेल आएगा तो जो डोमेस्टिक क्रशर है, प्रोसेसर है, उसको तेल का दाम कम मिलेगा, तो उसको मील का दाम बढ़ाना पड़ेगा, तो पैरिटी नहीं रहेगी। अभी करंट में 16.5% क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड ऑयल पे ड्यूटी है और 35.75% रिफाइंड ऑयल पे है, और तेल का इंपोर्ट करीब 1,50,000 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा है फिलहाल। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तेल बीज की उपज कम है, तेल की कमी है। तो हमारा जो सोपा का व्यू है सरकार से हमेशा ये रहा है कि जो एमएसपी है वो किसान को कम से कम मिलनी चाहिए, और उस एमएसपी को देखते हुए ड्यूटी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करना चाहिए। अगर भाव बाहर बहुत ज्यादा है और कंज्यूमर की प्राइस पे असर पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर को भी देखना पड़ेगा, तो आप ड्यूटी स्ट्रक्चर कम कर दें। अगर भाव बाहर बहुत गिर गया है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है और तो उससे किसान को फर्क पड़ता है क्योंकि उसको ऑयल सीड के दाम नहीं मिलेंगे, तो ड्यूटी स्ट्रक्चर को उस हिसाब से बढ़ा दिया जाए। यानी ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो इंपोर्ट रिलेटेड हो, इंपोर्ट प्राइस रिलेटेड, कि जब प्राइस बढ़ती है तो ड्यूटी आप कम कर दें, जब इंपोर्टेड तेल की प्राइस घटती है तो ड्यूटी बढ़ा दें, ताकि किसान को कम से कम एमएसपी मिल सके। ऐसा हमारा शुरू से है और मुझे लगता है कि ये सही पॉलिसी भी यही रहेगी ताकि किसान को सही दाम मिल सके। सिर्फ ऑयल नहीं, सोयाबीन मील और प्रोटीन सेगमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है? बहुत सारी। एक्चुअली सोयाबीन की क्रशिंग से 82% मील निकलता है और सिर्फ 18% तेल होता है। इन वैल्यू टर्म्स 60 से 65% मील की कीमत है, तेल की कीमत सिर्फ 35 से 40% है। तो जितनी अपॉर्चुनिटी, तेल तो बिक जाता है आराम से, लेकिन मील और वैल्यू एडिशन में ज्यादा स्कोप है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ और अब तो सरकार भी इस बात को मानने लगी है कि सोयाबीन मील का इस्तेमाल सिर्फ पोल्ट्री के लिए नहीं, हमको उसको फूड यूज के लिए बढ़ाना चाहिए। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, सबसे बढ़िया अमीनो एसिड प्रोफाइल है इसी के लिए भी, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ की प्रोटीन डेफिशिएंसी जाहिर है, एक बड़ी पॉपुलेशन में, खासतौर से औरतों में और बच्चों में, तो वहाँ पे प्रोटीन का यूज बढ़ाने के लिए सोयाबीन से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है। और पूरी इंडस्ट्री को इस पे काम करना चाहिए कि वो मील से हटके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं और नई नई ऐसी रेसिपी बनाएं और ऐसी चीजें बनाएं जो कि सोयाबीन का तेल इस्तेमाल खाने न हो सके। उस पर काम करना बहुत जरूरी है। सरकार भी शायद इस तरफ थोड़ा ध्यान दे रही है। अगर ऐसा करेंगे तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा। सोयाबीन मील का जो डिमांड है वो तो मैंने बताया कि 6 से 8% लगातार बढ़ ही रहा है, वो इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर ये वैल्यू एडिशन में काम करेंगे तो सबको फायदा, किसान को फायदा है, प्रोसेसर को फायदा है और हेल्थ बढ़ेगी, अच्छी रहेगी, वो भी है। सोयाबीन मील का एक्सपोर्ट भी प्राइस सेंसिटिव है, हमारी प्राइसेस इस बार काफी बढ़ी हुई है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ नॉन जीएम हम ही बनाते हैं तो उसके लिए बड़ा स्कोप है यूरोप में, जापान में, बाकी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो उस पर भी काम करना चाहिए। और अगर हम ब्रांड प्रमोशन करें सोयाबीन मील का, ये नॉन जीएम यूएसपी हमारा है, तो उसका एक्सपोर्ट पे हमें प्रीमियम मिल सकता है और हम वर्ल्ड मार्केट में उस पर कम्पीट कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पावरिंग द ऑयल एंड प्रोटीन विजन, इसका इंडस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल और जमीनी तौर पर क्या मीनिंग होगा? अच्छा सवाल है, क्योंकि यही हमारे इस साल की सोया कॉन्क्लेव की थीम है, आत्मनिर्भर भारत पावरिंग ऑयल एंड प्रोटीन। बड़ा, क्योंकि हम अब जैसे मैंने पहले बताया, हम 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा इंपोर्ट है। और कोई इतना बड़ा मुल्क एक जरूरी खाने की चीज के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहे, ये किसी तरह से भी हमारे लिए ठीक नहीं है। ये खाद्य सुरक्षा के मामले में इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भर हम तभी होंगे जब हमारी जो तेल की रिक्वायरमेंट है उसको हम देश में ही पूरा पैदा कर सकें। उसके लिए जरूरत किस बात की है कि हमारी ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। खासतौर से सोयाबीन में प्रोडक्टिविटी कम है, तो एक तो हमारी यील्ड पर हेक्टेयर बढ़े, ऑयल सीड का एरिया बढ़े, जैसे मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, 4 बड़े ऑयल सीड हैं, इनका एरिया बढ़े, उनकी यील्ड बढ़े। और अभी जो हम 160 लाख टन तेल इंपोर्ट करते हैं उसको धीरे धीरे घटा के अगर हम 0 पे ले जाएं, जो कि अभी इमीडिएटली संभव नहीं दिखता है क्योंकि बहुत बड़ा, लेकिन अगर हम पाम ऑयल जो हमने अपने यहाँ उगाना शुरू किया है, पाम ऑयल खेती में भी शुरू की है प्लांटेशन, तो उससे काफी बड़ा बहुत बड़ा मात्रा में तेल मिलता है। तो अगले 5-7 साल में आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये तो हुआ तेल में आत्मनिर्भरता, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो मैं बात कर रहा था और मील रिक्वायरमेंट की भी बात है, उसमें भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो पोल्ट्री की डिमांड के लिए सोयाबीन मील ही एक ऐसी चीज है जो कि उनको सबसे ज्यादा लगती है, क्योंकि उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल सबसे अच्छा है पोल्ट्री के लिए। तो वहां पे भी जरूरी है कि सोयाबीन की जो अभी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। अभी प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है,
लेकिन जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो प्रोडक्शन से करीब 2.5 गुनी है। तो सब तरफ से समस्या है, क्योंकि ऑयल सीड सोयाबीन कम पैदा हो रहा है, तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, सोयाबीन का एरिया थोड़े बढ़े, तो हम ऑयल में और प्रोटीन दोनों में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ थोड़ा बढ़ सकते हैं। और इस पे ट्रेड, इंडस्ट्री, किसान सबको काम करने की जरूरत है। सरकार भी अभी जोर दे रही है इस बात पे, और इसीलिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड बनाया है 5 साल के लिए। इसका लक्ष्य यही है कि जितना ज्यादा हो सके हम आत्मनिर्भरता के करीब जा सकें। इन सभी मार्केट रिलेटेड और पॉलिसी रिलेटेड सवालों पर क्लैरिटी कैसे मिलेगी, और कॉन्क्लेव इन सभी सवालों को आंसर करने में कैसे हेल्प करता है, और वहाँ कौन कौन देखने को मिलेगा? इतना सिंपल सवाल है और उसका सबसे बढ़िया जवाब यही है कि इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव में आइए। वहाँ पे पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, फार्मर्स, प्रोसेसर्स, सप्लायर्स, प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर्स, एवरीबॉडी विल बी देयर। आपको सबसे मिलने का मौका मिलेगा, नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलेगा, शानदार बढ़िया प्रेजेंटेशन होंगी। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की कीमत कैसी रहेगी। अब मैं तो कीमत नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कॉन्क्लेव में आएंगे तो वहाँ कीमत बताने वाले दिग्गज होंगे जो कि मार्केट को टैप करते हैं। आपको वहां से पता लगेगा कि सोयाबीन की क्रॉप कितनी है, मार्जिन क्या रहेंगे, कीमतें कैसी रहेंगी, तेल का इंपोर्ट बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप कॉन्क्लेव में आइए, वहां सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो इस सब सवालों का जवाब आपको सोया कॉन्क्लेव में मिलेगा, और साथ में बढ़िया नेटवर्किंग, बहुत शानदार डिनर, एक बहुत ही उम्दा इंटरनेट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां आप गा सकते हैं, नाच सकते हैं, अनवाइंड कर सकते हैं। तो बिजनेस भी करिए और एंजॉय भी करिए। और मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आप सब लोग आए और आपसे फिर मिलने का मौका मिले। एक छोटा सा सवाल और करिए। वहाँ पर इंडस्ट्री के हर स्टेक होल्डर को होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर है। जैसे कोई ट्रेडर है, अब वो ऑब्वियसली जानना चाहता है कि वो सोयाबीन खरीद के रख ले या नहीं रखे, अभी बेचे कि 3 महीने बाद बेचे। तो वहाँ पे ट्रेडर को जानने को मिलेगा कि मैं क्या करूँ। जो एक्सपोर्टर है उसको एक्सपोर्ट भी मिलेगा, वर्ल्ड मार्केट एक्सपोर्ट की कैसी है। जो सोयाबीन प्रोसेसर है उसको ये जानने के लिए मिलेगा कि सोयाबीन मिल की डिमांड कैसी रहेगी, मैं कितना क्रश करूँ, वैल्यू एडेड ज्यादा बनाऊं कम बनाऊं। जो मशीनरी सप्लायर है उसको वहाँ वो लोग मिलेंगे जो उसकी मशीनरी खरीदना चाहते हैं। जो कंज्यूमर सप्लायर है उसको वो लोग मिलेंगे, डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्शन होगा कि आप मेरा सामान खरीदिए। और जो पॉलिसी मेकर्स है, जो ओनर्स हैं कंपनियों के, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर वाले, वो ये बताएंगे वहां पे अगर किसी को जानना है कि कौन सी नई वैरायटी आ रही है, उनमें तेल ज्यादा है कि कम है। यानी वहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। खासतौर से जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और उनको एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा सोया कॉन्क्लेव में सबसे जुड़ने का, अपना ब्रांड आगे बढ़ाने का, अपना सामान और सर्विसेज को मार्केट करने का। तो ऑब्वियसली सबको आना चाहिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सर, जैसे अर्ली बर्ड ऑफर तो अभी खत्म हो चुका है, तो अभी भी हमारे जो रजिस्ट्रेशन करने वाले डेलीगेट्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव से? एक तो अर्ली बर्ड ऑफर आपने इस साल मिस कर दिया है, अगले साल मिस मत करिएगा। लेकिन अभी भी आपके लिए अभी से लेके 12 अक्टूबर तक का टाइम है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें। नीचे दिया गया है कि किस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो ऑनलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म भर के सोपा के ऑफिस में भिजवा दें। तो अभी टाइम है सब कुछ करने का। या फिर अगर आपको स्पॉन्सरशिप करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टॉल लेना है, जो कि मेरे पास बहुत कम स्टॉल बचे, सिर्फ 4 स्टॉल बचे, तो आप हरीश गुप्ता जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के लिए चाहे तो जो स्क्रीन पे QR कोड दिखाई पड़ रहा है उसको स्कैन करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप चाहे तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें बाकी डिटेल दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज में बताना भूल गया, अगर आप इंदौर आ रहे हैं और पहले कभी उज्जैन नहीं गए हैं तो ये मौका मिस मत करिए। हमने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि जो लोग इंदौर या ओंकारेश्वर जाना चाहें या महाकाल का दर्शन करना चाहें, उनके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी कि वो महाकाल के दर्शन कर सके। वो भी देख लीजिए। इंदौर का सराफा बाजार रात को जाने का अपना अलग ही मजा है, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो सब मिला के ओवरऑल बड़ा अच्छा पैकेज है। अभी रजिस्टर कर दिए, तुरंत देर मत करिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2 में आए। आइए मिलते हैं इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव 16th and 17th October 2026। थैंक यू। See you all. Thanks.